Hello everyone, welcome to Civil Step. So in this session, we will going to discuss about the most important or most expected question for the exam BPSC teacher. एंड ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके केमिस्ट्री सेक्शन से होंगे, जो भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या फिर एक्सपेक्टेड हैं, हम जो है उन क्वेश्चंस को वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। आप जो है वो पिछले जो बीपीएससी के ऊपर सेशंस लगाए हैं मैंने, जिसमें मैंने केमिस्ट्री के और भी क्वेश्चंस करवाए हैं, आप उन क्वेश्चंस को भी जो है वो डिटेल में स्टडी कर सकते हो। सो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज Which of the following is the essential element for batteries used in electric cars? अब देखो, जो बीपीएससी में टीचर्स वैकेंसी के लिए या हेडमास्टर पोस्ट के लिए पेपर करवाया जाता है, उसमें जो क्वेश्चन आते हैं स्पेशली फ्रॉम द केमिस्ट्री सेक्शन, हमें जो है वो मेनली क्या लेके चलना है कि +2 तक का सारा सिलेबस उसमें हमने कवर करना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो वहीं से हमारे बनते हैं। क्लियर है? एनसीईआरटीज को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि वही जो है वो हमारा बेस होता है, वहीं से क्वेश्चन जो है वो मेनली अराइज होता है। नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन, जिसमें वो पूछता है कि इलेक्ट्रिक कारों में प्रयुक्त बैटरी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व है कि जो भी आपकी इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनमें जो है वो बैटरी की फॉर्म में किसे यूज किया जाता है। एंड आपके पास ऑप्शंस हैं, दैट इज मैग्नीशियम, लिथियम, सोडियम एंड ब्रोमाइड। सो अगर मैं वन बाय वन डिस्कस करूं इन सभी ऑप्शंस को, सो ब्रोमीन इज व्हाट, दैट इज टॉक्सिक इन नेचर, क्योंकि ये क्या है, थोड़ा डेंजर होता है इसके साथ डील करना, और ये क्या है, एक एक्सप्लोजिव मटेरियल है। सो इसे जो है वो हम एज अ कार बैटरी तो यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर सोडियम की बात करूं तो ये विग्रेसली रिएक्शन करता है और ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है। सो दैट इज वाई इसको भी जो है वो हम यूज नहीं करेंगे। क्लियर है ये बात? लिथियम की बात करूं तो उसे जो है वो कार बैटरीज में यूज किया जाता है, लिथियम आयन की बैटरीज को ही जो है वो मेनली यूज किया जाता है। मैग्नीशियम की अगर मैं यूज की बात करूं तो इसका सबसे अच्छा यूज जो है वो है फ्लैश बल्ब्स बनाने के लिए, इसका यूज जो है वो किया जाता है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन बी कि लिथियम का यूज जो है वो कार बैटरीज में किया जाता है। अब एक और क्वेश्चन जो है वो यहां से आ सकता है कि जो इन्वर्टर की बैटरीज होती हैं या फिर आपकी कार बैटरीज ही हैं, इनमें कौन सा एसिड, दैट मींस कि कौन सा अम्ल जो है वो यूज किया जाता है। सो वो कौन सा होता है, H2SO4 का यूज देखने को मिलता है। H2SO4 आपका क्या है, जिसे आप क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। क्लियर है? और इसे जो है वो और किस नाम से जाना जाता है, इसे अम्लों का गंधक, दैट इज ऑयल ऑफ विट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। और H2SO4 को जो इट्स विट्रॉल, और H2SO4 को जो है वो किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है। क्लियर है ये बात? चलिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राइट आंसर क्या था आपका, ऑप्शन बी कि जो कि आपकी इलेक्ट्रिक कार बैटरीज है उसमें क्या चीज का यूज किया जाता है, लिथियम आयन का यूज जो है वो देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which among the following is quicksilver? इसमें से जो है वो क्विकसिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? आपके पास ऑप्शंस हैं, एल्यूमिनियम, मरकरी, लेड या फिर जिंक। अगर मैं यहाँ पे बात करूं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्विकसिल्वर का मतलब क्या है कि जो जल्दी से सिल्वर इन कलर होगा, तो देखो यहाँ पे सिल्वर तो होगा नहीं। अब यहाँ पे ऑप्शंस है एल्यूमिनियम, मरकरी, लेड और जिंक, तो लेड और जिंक को हम यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। हमारे पास दो ऑप्शंस रहते हैं, एल्यूमिनियम और मरकरी, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है, वो भी कभी कभी वो भी क्या है, सिल्वर इन कलर देखने को मिलता है। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर मैं बात करूं कि क्विकसिल्वर क्या होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑप्शन बी दैट इज मरकरी को जो है वो क्विकसिल्वर कहा जाता है। अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो इसकी जो है वो कुछ अलॉयज हैं, जैसे कि ड्यूराल्यूमिन हो गया, इनका यूज जो है वो एरोप्लेन के जो बाहर का स्ट्रक्चर है उसे बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है एल्यूमिनियम का। और आजकल आपने देखा होगा कि एल्यूमिनियम के दरवाजे वगैरह ज्यादा बनाए जाते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, ज्यादा लंबे तक इनकी ड्यूरेबिलिटी होती है, इसलिए इनका यूज जो है वो किया जाता है। लेड जो है ये क्या है, कैंसर कॉजिंग है, इसका ज्यादा अगर एक्सेस में यूज करोगे तो कैंसर कॉजिंग होता है। जिंक से अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो जब भी लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक ऑक्साइड की लेयर चढ़ाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। तो जिंक का यूज वहां पे किया जाता है। और एक क्वेश्चन की जिंक को जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो इसकी और का नाम क्या है, दैट इज जिंक
ब्लेंडेज इसे कहा जाता है, दैट इज हैविंग द फॉर्मूला जिंक सल्फाइड जो है उसे कहा जाता है। या फिर यहाँ पे आपको कैलामाइन भी देखने को मिलेगा। कैलामाइन आपका क्या होता है, दैट इज जिंक कार्बोनेट इज नॉन एज द कैलामाइन। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपके पास सही आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन बी, मरकरी को हम क्या कहते हैं, क्विकसिल्वर कहते हैं। क्लियर है। अब देख लो यहां से और क्वेश्चन। सबसे पहले मरकरी का एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या का पता होना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 80 जो है वो एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट का है, तो वो किसका है, मरकरी का है। हमेशा यहाँ पे क्या लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर है, सिंबल इसका क्या है, Hg है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो F शेल जो है वो इसमें फिल करी जाती है। क्लियर। एटॉमिक वेट कितना है, 200 जो है वो इसका एटॉमिक वेट जो कि इसका भार देखने को मिलता है। नेक्स्ट, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की फॉर्म में इस तरीके से पाया जाता है। फिजिकल स्टेट क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस तक, और इसे जो है वो ट्रांजिशन मेटल दैट इज डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की कैटेगरी में ये आता है। लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, और क्या है साथ में, ये वीकली बेसिक इन नेचर है, और इसके स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, रोमोहेड्रल। सो दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है कि वो मरकरी के स्ट्रक्चर के बारे में पूछ लें कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका सॉलिड स्टेट से आएगा, तो यहां से जो है वो आपका क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the atomic number of बेरियम? अब बताइए इसमें से बेरियम का एटॉमिक नंबर जो है वो आपके पास क्या है। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं 54, 56, 58 या फिर 60, सो डायरेक्ट है। जिनको भी पता है एटॉमिक नंबर के बारे में वो डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं। सो हियर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन बी। 56 जो है वो किसका एटॉमिक नंबर है, दैट इज बेरियम का। और बेरियम जो है साथ में यहाँ पे आपने क्या रखना है कि बेरियम जब भी बर्न करता है तो ये कौन सा कलर देता है, ग्रीन, एप्पल ग्रीन कलर की फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। चलिए अब बाकी एटॉमिक नंबर्स की बात करते हैं कि किसका कौन सा है। सो सबसे पहले एटॉमिक नंबर 60 किसका है, न्यूडियम का है। एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 60 है। सिंबल क्या है, Nd है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो F शेल इसमें फुली फिल करी जाएगी। एटॉमिक वेट कितना है इसका, 144 है। और ये किसमें आता है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स या लेंथेनॉइड एलिमेंट्स, जैसे कि लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज में आपको ये एलिमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर इसका इंपॉर्टेंट है कि किस फॉर्म में पाया जाता है, तो हेक्सागोनल फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और क्या होता है साथ में, वीकली बेसिक इन नेचर जो है वो आपको ये देखने को मिलता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है आपके पास जीनन। तो जीनन क्या है आपके पास, एक नोबल गैस है, इनर्ट है, जीरो ग्रुप गैस है। जीनन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 54 है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने, इसका मेल्टिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दैट इज -111 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 108 जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। 58 एटॉमिक नंबर किसका था आपके पास, सीरियम का था। और here is the electronic configuration, this is also belongs to the F block elements। फेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट स्ट्रक्चर में ये जो है वो एग्जिस्ट करता है, सॉलिड है, और साथ में क्या है, वीकली बेसिक इन नेचर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज रोज मेटल? गुलाब धातु क्या है? देखो ये क्वेश्चन जो है वो कहां से है, एलॉयज से है। एलॉयज आपके पास क्या होते हैं, जिन्हें आप अयस्क कहते हो, जिसका मतलब है कि जब भी मेटल या फिर मेटल और नॉन मेटल आपस में कंबाइन करेंगे इन द डिफरेंट रेशोज, तो वहां पे क्या है, एलॉयज की फॉर्मेशन आपके पास देखने को मिलती है। ऑप्शंस आपके पास है कि ये किस धातु का जो है वो ये एलॉय है, तो ऑप्शंस है निकल, टिन एंड जिंक, बिस्मथ, कॉपर एंड पैलेडियम, या फिर पैलेडियम, टिन एंड लेड, या फिर बिस्मथ, टिन एंड लेड। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन डी, कि जो आपकी गुलाब धातु है वो किस का मिक्सचर है, बिस्मथ का, टिन का एंड लेड का जो है वो यहाँ पे आपको ये मिक्सचर देखने को मिलेगा। और इस क्वेश्चन को याद रख लेना है, बिकॉज ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है वो पेपर में देखने को मिलते हैं। क्लियर। चलिए अब इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। देखिए ये क्या है, दिस इज द रोज मेटल। इस तरीके से आपको ये दिखती है। कहाँ पे इसका यूज किया जाता है, तो इसका यूज जो है वो सोल्डरिंग पर्पसेस के लिए जो है वो इसका यूज देखने को मिलता है। एंड इट वॉज यूज टू सिक्योर कास्ट आयरन रेलिंग्स and balusters in pockets in stone bases and steps। नेक्स्ट वन क्या है, हीट ट्रांसफर के लिए काम आता है।
ये बहुत ही ज्यादा मैलेबल है। मैलेबल का मतलब है कि इसको पीट पीट के शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। फिलिंग टू प्रिवेंट ट्यूब एंड पाइप्स फ्रॉम क्रिम्पिंग व्हेन वेंट एंड रोज मेटल इज मेल्टेड एंड poured into the ट्यूब। तो मेन पर्पस इसका क्या है, सोल्डरिंग के लिए जो है वो रोज मेटल का यूज किया जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही है। कोलॉइडल सॉल्यूशंस के ऊपर ये 4 स्टेटमेंट दी गई है, जिसमें वो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि जो एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, मतलब कि जो आपका कोलॉइडल समाधान है वो क्या है, एक विश्व मिश्रण है। नेक्स्ट है कि वो होमोजेनियस मिक्सचर है, या फिर द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन कैन नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, इसका हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है वो ये आपके पास देखने को मिलता है। मैंने शायद पहले भी किसी वीडियो में ये चीज समझाई है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जहां पे आपको डिफरेंट कंपोजिशन देखने को मिलती है। आप देख के ही पता लगा लेते हैं कि कौन सी चीज किसमें डिसॉल्व करी गई है, एंड दीज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर नॉन एज हेट्रोजीनियस। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन में भी क्या होता है, पार्टिकल्स का साइज थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलता है, जिससे हम ये डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि गिवन सॉल्वेंट में कौन सा सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व किया गया है। सो दैट इज व्हाई आपका जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं सारे सॉल्यूशंस की एक बार बात करूं तो हमारे पास 3 है, जैसे कि ट्रू सॉल्यूशंस हैं, कोलॉइडल सिस्टम है और सस्पेंशन है। तो जो आपका एक प्रॉपर सॉल्यूशन होता है ना वो क्या होता है, बिल्कुल क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट, मतलब कि साफ है, आर पार उसके दिखाई दे रहा है। होमोजीनियस होता है एंड स्टेबिलिटी। होमोजीनियस का मतलब क्या है कि सेम कंपोजिशन जो है वो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। कोलॉइडल सिस्टम में क्या है, थोड़ा सा आपको पार्शियली दिखता है, मतलब धुंधला सा दिखाई देता है, बट यूनिफॉर्म एंड माइक्रो हेट्रोजीनियस जो है ये चीजें आपको देखने को मिलती है, दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सस्पेंशन में क्या है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा धुंधली चीजें होंगी, हेट्रोजीनियस ही होगा, और सिर्फ 2 सब्सटेंस आपको क्या होंगे, विजिबल होंगे। पार्टिकल साइज इज इंपॉर्टेंट, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितना साइज होता है, 10⁻⁻7 से 10⁻⁹ तक। और कोलॉइडल का इंपॉर्टेंट है, दैट इज 10 to 1000 आर्मस्ट्रॉन्ग्स के बीच में देखने को मिलता है। और सस्पेंशन में क्या होता है, इट बिलोंग्स टू 10⁻³ to 10⁻⁵ सेंटीमीटर। Now, effect of light, that is the Tyndall effect. If I'm talking about the Tyndall effect, तो Tyndall effect क्या होता है, आपने कभी देखा होगा कि जब एक बहुत घना जंगल होता है तो सनराइज जब सुबह होता है तो वहां से क्या होता है, सन की रेज आती है, और उसमें क्या है, सनरेज जिस रास्ते से वो रेज आ रही होती है वहां पे आपको डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हुए दिखाई देते हैं, और वो धरती तक पहुंचते पहुंचते क्या होती है, वो रेज खत्म हो जाती है। सो दिस इज नॉन एज द टिंडल इफेक्ट। या फिर आपका कोई एक बंद कमरा है बिल्कुल, और वहां पे सिर्फ एक ही खिड़की है, तो जैसे उस खिड़की से सन की रेज आएंगी, आप लाइट पास करवाओगे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो रेज आपको जाती हुई दिखाई देंगे, और साथ में आपको उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी उड़ते हुए दिखाई देंगे। सो दिस टाइप ऑफ फिनोमिना इज नॉन एज द टिंडल इफेक्ट। तो वो सॉल्यूशन में क्या कहता है कि लाइट पासेस थ्रू पार्टिकल्स डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट, क्योंकि इस ट्रू सॉल्यूशन में चीजें इतने अच्छे तरीके से डिसॉल्व होती हैं कि वहां पे खाली स्पेस होता ही नहीं है, तो जब आप वहां से लाइट स्कैटर करवाओगे तो वहां से लाइट स्कैटर होंगी ही नहीं। नाउ कोलॉइडल में क्या है, लाइट इज डिस्पर्स, तो ये टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं, और ये क्या है, ये चीजें वेरी करती रहती हैं। सेडिमेंटेशन की बात करूं तो यहाँ पे भी नहीं होगी, यहाँ पर भी नहीं होगी, और यहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल्स जो है वो नीचे बैठ जाते हैं। विजिबिलिटी की बात करी जाए तो ये क्या है, हमें बिल्कुल भी, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशंस में पार्टिकल्स क्या होंगे, प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो जाएंगे, तो हमें जो है वो किसी की भी माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम उन्हें नहीं देख सकते हैं, और जो कोलॉइडल सिस्टम है उन्हें हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। और जो सस्पेंशन है, क्योंकि वहां पे पार्टिकल्स का साइज इतना ज्यादा है तो वो हम उन्हें अपनी नॉर्मल आंखों से भी देख सकते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोलॉइडल सॉल्यूशन से क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। क्लियर। नाउ एक थोड़ी सी और चीज, ट्रू सॉल्यूशन में क्या था, देखो पार्टिकल्स का साइज क्या है, बहुत ज्यादा छोटा, तो वो प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा साइज आपको बड़ा देखने को मिलेगा, और यहाँ पे सस्पेंशन के केस में तो साइज बहुत ही ज्यादा जो है वो बड़ा देखने को मिलेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एक्सट्रैक्टेड एंड रिफाइंड इन द मोन्स प्रोसेस। निम्नलिखित में से किस धातु को मोट की प्रक्रिया में निकाला और परिष्कृत किया जाता है। चलो बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। किसकी प्योरिफिकेशन के लिए मोन्स प्रोसेस करी जाती है। आपके पास ऑप्शन है कोबाल्ट, बिस्मथ, निकल या फिर कॉपर। डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो जैसे अमोनिया बनाने वाली प्रोसेस का नाम क्या है। आई होप कि ये क्वेश्चन अभी तक सबको पता चल गया होगा। दिस इज व्हाट
हैबर्स प्रोसेस जिसे कहा जाता है। क्लियर है। और हैबर्स प्रोसेस बनाने में किस कैटलिस्ट का यूज किया जाता है? आयरन और मॉलिब्डेनम का यूज जो है वो किया जाता है। ऐसे ही सेम एक और प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस किसको बनाने के लिए यूज की जाती है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए जिस प्रोसेस का यूज किया जाता है दैट इज H2SO4। और इसमें जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है वो कौन सा होता है? आपका वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का यूज जो है वो देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की मोन्स प्रोसेस किस केस में देखने को मिलती है? सो हियर द राइट आंसर इज व्हाट? दैट इज ऑप्शन सी। निकल को बनाने के लिए जो है वो मोन प्रोसेस का यूज किया जाता है। एंड हियर इज द एक्सप्लेनेशन। रिएक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या है, निकल प्लस कार्बोनिल है आपका, साथ में जब आप इसको रिएक्शन करोगे तो यहाँ से जो है वो चीजें आपको फॉर्म होती हुई दिखाई देंगी। टेट्रा कार्बोनिल निकलेट की फॉर्मेशन होगी। जब आप इसे फिर से हीट करोगे तो प्योर निकल और कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो आपका बाहर एक्सट्रैक्ट होता हुआ दिखाई देगा। क्लियर। सो दिस इज द होल प्रोसेस कि किस तरीके से जो है वो निकल को एक्सट्रैक्ट करवाया जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन? निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है? अब एंडोथर्मिक की बात करूं तो एंडोथर्मिक का मतलब है जिसमें हीट जो है वो हमारे द्वारा जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, कोई सोर्स होता है, पहले रिएक्शन को हीट किया जाएगा तब जाके जो है वो आगे रिएक्शन होगी। और एक्सोथर्मिक में क्या होता है, वहां से हीट क्या होती है, रिलीज होती है। सो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल ऑप्शंस दिए गए हैं और पूछा हुआ है कि कौन सी रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है, मतलब कौन सी ऐसी रिएक्शन है जहां पे आपको पहले हीट करना पड़ेगा तब जाके जो है वो रिएक्शन होगी। तो फर्स्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो अगर मैं यहाँ पे रेस्पिरेशन की बात करूँ तो रेस्पिरेशन आपका क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी एनर्जी क्या है उसमें यूज हो रही है। तो हम जितना सांस लेते हैं हमारी एनर्जी क्या होती है उसके बाद रिलीज होती है। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, यहाँ पे रेस्पिरेशन है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस की बात करूँ तो जब भी आप किसी गैस को जलाते हो तो वहां से क्या होता है, हीट और लाइट की प्रोडक्शन देखने को मिलती है। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो व्हाट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बट ऑप्शन ए इज व्हाट, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन इसे कहा जाएगा, क्योंकि जब आप एक कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो, दैट इज जिसे आप क्या कहते हो, मार्बल कहते हो, जब आप इसे हीट करते हो तो आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज क्विक लाइम जिसे चूना कहा जाता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन जो है वो आपके पास देखने को मिलती है। सो दैट इज व्हाई हियर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन ए। क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ वाटर मॉलिक्यूल? इसमें से पानी के बारे में कौन सी लाइन जो है वो बिल्कुल सही है? अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल की बात करती हूँ तो देखो वाटर का क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे एक और हाइड्रोजन और 2 लोन पेयर्स जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट, इसे हम क्या कहते हैं, बेंट स्ट्रक्चर जो है वो इसे कहा जाता है। इसके बीच का जो एंगल है ये क्या कह रहे हैं, इसके बीच का एंगल है 120 डिग्री और ये क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सिर्फ ऑप्शन ए जो है वो आपका सही है। क्यों? क्योंकि इसके बीच का जो एंगल होता है दैट इज 109.5 डिग्री के आसपास जो है वो आपको ये एंगल देखने को मिलता है। एंड वाटर इज नॉट अ नॉन पोलर, वाटर क्या है आपका एक पोलर मॉलिक्यूल है और पानी क्या है आपका एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम चीजें क्या है वो डिसॉल्व हो जाती हैं। क्लियर? और अगर मैं 120 डिग्री बॉन्ड एंगल की बात करूं तो ये आपको कहां देखने को मिलता है, ये आपको ट्राइगोनल प्लेनर वाले स्ट्रक्चर में जो है वो देखने को मिलेगा, जहां पे आपकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वहां पे आपको देखने को मिलेगी। और वाटर क्या है आपका पोलर मॉलिक्यूल है, ये चीज जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड ऑफ कार्बन? इनमें से कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है? अगर मैं कंपाउंड की बात करती हूँ तो कंपाउंड का मतलब क्या है कि जब भी दो चीजें आपस में इस तरीके से मिक्स हुई है, जैसे कि एलिमेंट प्लस एलिमेंट आपस में मिक्स हुए, तो आपके पास क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो गई है। मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ेंगे तो वहां से भी क्या होगा, कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होगी। बट कंपाउंड में क्या होगा, एक फिक्स्ड रेशियो जो है वो आपको देखने को
मिलेगी। जैसे आपके पास वाटर है तो वाटर में क्या होता है 1:8 जो है वो फिक्स्ड रेशियो आपके पास देखने को मिलती है। अब वो पूछ रहा है इनमें से कार्बन का यौगिक कौन सा नहीं है, मतलब जिसमें कार्बन बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं मीथेन की बात करूं तो मीथेन इज व्हाट हैविंग द फॉर्मूला CH4। मीथेन को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक गैस, दैट इज नेचुरल गैस के नाम से इसे जाना जाता है और इसे मार्श गैस भी कहते हैं। क्लियर। क्लोरोफॉर्म आपका क्या है CHCl3, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो इसे कहा जाता है और इसे कैसे यूज किया जाता है एज अ एनेस्थीसिया जो है वो इसका यूज ज्यादा देखने को मिलता है। तो आप देख लो यहाँ पे भी कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी कार्बन प्रेजेंट है। एसिटिक एसिड की बात करूं तो इसका दूसरा नाम क्या है इथेनोइक एसिड हैविंग द फॉर्मूला CH3COH। कहाँ पे इसका यूज किया जाता है, विनेगर सिरका में जो है वो इसका यूज देखने को मिलता है। बट सिनेबार इज व्हाट, दैट इज मर्क्यूरिक सल्फाइड HGS, और ये क्या है और है किसकी, मरकरी की। तो यहाँ पे आप देख लो आपको कोई भी कार्बन कंपाउंड देखने को नहीं मिल रहा है। दैट इज वाई हियर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन ए, कि जो ऑप्शन ए है वो कार्बन का यौगिक नहीं है। क्लियर है ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the reason for the presence of the vast number of organic compounds in nature? प्रकृति में कार्बनिक यौगिकों की विशाल संख्या का कारण क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब पढ़ते हैं, आपने देखा होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें बहुत ज्यादा कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं जो नेचुरल वे में भी एग्जिस्ट करते हैं और जो है वो साइंटिस्ट द्वारा लैब्स में भी उनको प्रिपेयर किया जाता है। सो वो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि इतने ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमारे नेचर में भी एग्जिस्ट करते हैं उनके एग्जिस्टेंस का कारण क्या है? क्योंकि कार्बन एग्जिस्ट करता है फ्री स्टेट में, या फिर कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन है, या फिर लो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन है, या नन ऑफ द अबव। अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करूं कैटिनेशन की, तो कैटिनेशन क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट टू मेक बॉन्ड इटसेल्फ इज नोन एज द कैटिनेशन। मतलब कि जैसे कार्बन है या कोई भी एलिमेंट है, जब वो अपने ही सेम एलिमेंट के साथ एक लंबी चेन की फॉर्मेशन करता है, बॉन्ड बनाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, कार्बन ने कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाया और बहुत सारी लॉन्ग चेन ऐसे ही चलती गई, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कैटिनेशन कहते हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है कार्बन का श्रृंखलन गुण। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की ऐसा क्यों है, तो वो कहता है कि क्या कार्बन फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसके बारे में हम सोच सकते हैं एटॉमिक मास कम है तो इससे भी उस चीज का कोई लेना देना नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी, क्योंकि कार्बन पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सबसे ज्यादा कार्बन कंपाउंड्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट शो करता है, देन दिस इज व्हाट, कौन शो करता है आपके पास कार्बन, और कार्बन के बाद जो है वो कौन शो करेगा, दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद आपका आ जाता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आपका आ जाता है नाइट्रोजन या फिर सल्फर कंपाउंड्स जो है वो आपके पास देखने को मिलते हैं। क्लियर है ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन मीथेन रिएक्ट्स विद स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। वो क्या कह रहा है कि जब भी आप मीथेन की रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, स्टीम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो आपके पास किस चीज फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे निकल कैटलिस्ट की बात करूं तो निकल का यूज जो है वो मेनली किसके लिए किया जाता है, रिडक्शन के लिए किया जाता है। और रिडक्शन आपके पास क्या होती है, जहां पे आप क्या करते हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हो, या फिर जिसे क्या कहा जाता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है जिसे कहा जाता है। क्लियर है। सो यहाँ पे किस चीज की फॉर्मेशन होगी, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस डाइहाइड्रोजन की फॉर्मेशन जो है वो आपके पास देखने को मिलेगी। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चंस जो है वो आपके बन सकते हैं। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि जब भी मीथेन की रिएक्शन पानी के साथ हो रही है, स्टीम के साथ हो रही है, स्पेशली द कैटलिस्ट इज व्हाट, दैट इज निकल। तो निकल की प्रेजेंस में जब भी कोई रिएक्शन होगी ना, तो वहां पे इतना याद रख लेना कि अनसैचुरेशन से आप सैचुरेशन में जाओगे, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको वहां पे देखने को मिलेगा। सो सही आंसर आपके पास क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस किसकी, हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होती है, एंड हियर इज द रिएक्शन। क्लियर है ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट एन एडिशन पॉलीमर।
इनमें से कौन सा एक अतिरिक्त बहुलक नहीं है। एडिशन पॉलीमर्स क्या होते हैं, जहां पे आपकी दो चीजें आपस में क्या होती हैं, नॉट दो चीजें, सिर्फ एक सिंगल ही रिएक्टेंट होता है, उसके आगे पॉलीमराइजेशन करवाई जाती है और लॉन्ग चेन कार्बन मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन वहां पे देखने को मिलती है। तो वो कहता है कि इनमें से कौन सा जो है वो एडिशन पॉलीमर नहीं है। तो देखो नाइलन 6 जो है वो यहाँ पे आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये कैसे बनता है, ये एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामिथाइलिन डायमीन जब प्लस किए जाते हैं तो वहां पे उस चीज की फॉर्मेशन होती है विद द लॉस ऑफ वाटर, जो है वो ये चीज फॉर्मेशन होती है। और जहां पे आपको लॉस ऑफ वाटर देखने को मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर्स जो है उन्हें कहा जाता है। क्लियर? और जो आपके एडिशन पॉलीमर्स है उनमें क्या है, जैसे मान लो आपके पास इथीन है सिंपल, तो जब आप इसकी पॉलीमराइजेशन करवाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, पॉलीथीन की फॉर्मेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे क्या है एडिशन पॉलीमर्स में कि सिर्फ एक सिंगल रिएक्टेंट को यूज किया जाता है तब जाके उससे जो है वो पॉलीमर्स बनते हैं, और यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई भी किसी भी चीज का लॉस जो है वो आपके पास देखने को नहीं मिलता है। जैसे आपके पास पीवीसी है, पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या है, विनाइल क्लोराइड की क्या करवाई जाएगी, पॉलीमराइजेशन करवाई जाएगी। पॉलीप्रोपाइलीन में क्या होगा कि प्रोपाइलीन लिया जाएगा, उसकी आगे पॉलीमराइजेशन करवाई जाएगी और किस चीज की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, पॉलीप्रोपाइलीन में। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, एडिशन पॉलीमर में सिंगल रिएक्टेंट का यूज होता है और कंडेंसेशन पॉलीमर्स में आपको दो रिएक्टेंट्स जो है वो देखने को मिलते हैं विद द लॉस ऑफ वाटर, जो है वो वहां पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। क्लियर? So this is addition polymerization, that is a carbon-carbon double bond is needed in the monomer। कि वहां पे क्या है, जो भी आप रिएक्टेंट यूज कर रहे हो या जिसे मोनोमर्स कहा जाता है, वहां पे कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। और एक मोनोमर क्या होता है, दिस इज अ स्मॉल मॉलिक्यूल दैट मेक्स अप द पॉलीमर। जैसे पॉलीथीन बनाने के लिए किस चीज का यूज किया जा रहा है, इथीन का यूज किया जा रहा है। तो इथीन क्या है, पॉलीथीन का मोनोमर है। मोनोमर क्या होते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स है, जब उनको साथ में कनेक्ट करवाया जाता है और उनकी पॉलीमराइजेशन करवाई जाती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट है, और उसे हम क्या कहते हैं, मोनोमर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे नेचुरल रबर है, तो नेचुरल रबर बनाने के लिए किस मोनोमर यूनिट का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो इसका किसका यूज किया जाता है, आइसोप्रीन का यूज जो है वो वहां पे आपको देखने को मिलता है। और जो आपकी सिंथेटिक रबर है उसे बनाने के लिए किस मोनोमर का यूज किया जाता है, वहां पे आपको नियोप्रीन का यूज जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर? जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड में क्या था, विनाइल क्लोराइड जो है वो वहां पे देखने को मिलता है। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में एक तो क्या सिंगल रिएक्टेंट होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल ये देखो इथीन है, जब आपने इसकी हाई प्रेशर पे और एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आपने इसकी पॉलीमराइजेशन करवाई तो डबल बॉन्ड सारे सिंगल में टूट गए और आपके पास किस चीज की फॉर्मेशन देखने को मिली, पॉलीथीन की फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्लियर? फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं पॉलीथीन में जो मोनोमर यूनिट है वो क्या है, इथीन है। किस में यूज किया जाता है, प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बॉटल्स और ग्लव्स बनाने में यूज किया जाता है। यूजफुल प्रॉपर्टी क्या है कि जो प्लास्टिक है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है और किसी भी केमिकल का वहां पे उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है आपके पास प्रोपीन। तो जब आप प्रोपीन की पॉलीमराइजेशन करवाओगे तो पॉलीप्रोपाइलीन की फॉर्मेशन होगी। हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोपीन, और ये क्या है, फूड कंटेनर्स के लिए यूज किया जाता है, फूड को पैक करने के लिए, कपड़े बनाने के लिए, खिलौने बनाने के लिए यूज किया जाता है। और ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और आपको हार्ड जो है वो देखने को मिलता है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चंस जो है वो आपके बनते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास क्लोरोइथीन, जिसे क्या कहा जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। पॉलीविनाइल क्लोराइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, पाइप्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। मेन यूज जो है वो इसका पाइप्स के लिए है, इलेक्ट्रिकल केबल इंसुलेशन में और विंडो फ्रेम्स में इसका यूज जो है वो देखने को मिलता है। स्ट्रॉन्ग है बट साथ में क्या है, ये सॉफ्ट है। ऐसे ही आपके पास आ गया है टेट्राफ्लूरोइथीन, जिसे क्या कहा जाता है, पॉलीटेट्राफ्लूरोइथाइलीन कहा जाता है। ये क्या है, नॉन स्टिकी कोटिंग्स है, मैकेनिकल सील्स और इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में यूज किया जाता है। हीट रेजिस्टेंट है, नॉन स्टिकी है और इनर्ट है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, दैट इज एडिशन पॉलीमर्स के ये क्या है, एग्जांपल्स हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
विच ऑफ दीज इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, इनमें से कौन सा जो है वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है, जिसे जो है वो नेचर द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जिसे बैक्टीरिया जो है वो प्रॉपर्ली तरीके से डिकम्पोज कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो जल्दी से डिकम्पोज नहीं होते हैं, उन्हें डिकम्पोज होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक हो गया, और वो क्या होते हैं, हमारे लिए टॉक्सिक इन नेचर भी देखने को मिलते हैं। सो वो कह रहा है कि आपके पास जो है वो तीन ऑप्शंस है, एक में तो ऑल ऑफ द अबव ही है, और वो पूछ रहा है कि इनमें से बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो है वो आपका कौन सा होगा। सो हियर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन डी, कि यहाँ पे ये जितने भी आपको आंसर्स दिए गए हैं वो सारे के सारे आपके क्या हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हैं। अब वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। तो देखो वो कहता है सबसे पहले कि जो भी पॉलीमर्स डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं अपने आप ही और एनवायरनमेंट उनको डिग्रेड कर देता है, उन टाइप के कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड्स जो है वो उन्हें कहा जाता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं PGA की, तो वो क्या होता है, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड जो है वो उसे कहा जाता है। अब देखो ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, थर्मोप्लास्टिक है, और द सिंपलेस्ट लीनियर एलिफेटिक पॉलिएस्टर है, और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ adsorbable structures and the synthetic polymers for the TE applications में। नेक्स्ट था आपके पास PCl, जिसे क्या कहा जाता है, पॉलीकैप्रोलैक्टोन जो है जिसे कहा जा सकता है। ये क्या है, इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, इसको मोल्ड करना बहुत ज्यादा इजी होता है, और साथ में ये क्या है, फुली बायोडिग्रेडेबल है। ये मेल्ट कितने पे होता है, 60 डिग्री सेल्सियस पे, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और क्या है, नॉन स्टिकी है, मतलब ये ऐसे जो है वो किसी के साथ स्टिक जो है वो चिपकता नहीं है। क्लियर। और लास्ट था आपके पास पॉलीलैक्टिक एसिड, जिसे PLA कहा जाता है। तो इसकी एक्सट्रैक्शन कहां से करवाई जाती है, कौन से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर ये स्टार्च में कन्वर्ट होता है, देन इसकी फर्मेंटेशन करवा के इसको लैक्टिक एसिड बनाया जाएगा, पॉलीमराइजेशन करवा के जो है जब आपके पास प्रॉपर्ली पॉलीलैक्टिक एसिड बन जाएगा तो वहां से इसका यूज जो है वो डिफरेंट चीजों में देखने को मिलता है, लाइक टिश्यूज इंजीनियरिंग में, ड्रग डिलीवरी में, एग्रीकल्चर में, ऑटोमोटिव फोर्सेस में, और पैकेजिंग में जो है वो इसका यूज देखने को मिलता है। सो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कॉल्ड एज, अभिकारकों की सांद्रता की शक्तियों का योग क्या कहलाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो आपके पास एक रिएक्शन है AA प्लस BB प्लस CC, और ये आपके पास क्या दे रहे हैं, एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जब हमने रेट लिखना है तो रेट क्या होता है, रेट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट K एंड प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B एंड कंसंट्रेशन ऑफ C, सारे के सारे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन। अब साथ में ये जो स्टोइचियोमेट्रिक फंक्शन लगा था, जैसे मान लो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ A हैं, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ B हैं, तो जब वो कहाँ पे चले जाएंगे, रेट लिखते टाइम एज अ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो हम उन्हें लिखेंगे। तो ऑर्डर क्या होता है आपका कि जब इन पावर्स को ऐड किया जाता है A प्लस B प्लस C, तो वहां पे जो है वो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस जो है वो देखने को मिलती हैं। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि जब आप पावर्स का सम कर देते हो तो आपके पास किस चीज की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो देखने को मिलता है। तो वहां से जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो है वो आपके फॉर्म होते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज यूज्ड टू मेक एंटीसेप्टिक। अगर मैं आपके सबसे पहले नॉन मेटल्स की बात करूं तो जितने भी आपके क्या है P ब्लॉक में एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं आपके, नॉन लस्ट्रस होते हैं, मतलब ये बिल्कुल भी नहीं चमकते हैं। नॉन सोनोरस होते हैं, मतलब ये आवाज को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। क्लियर है। और साथ में ये क्या है, मोस्टली जो है वो ये गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। और एक नॉन मेटल ऐसा है जो किस फॉर्म में पाया जाता है, नॉन मेटल फॉर्म में, और बाकी के सारे क्या है, सॉलिड फॉर्म में जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। नॉन मेटल्स क्या है, वो एक कुचालक का रूप है, दैट इज ये इंसुलेटर होते हैं। बट एक नॉन मेटल ऐसा है जो बहुत अच्छा कंडक्टर है, वो कौन सा है, ग्रेफाइट जो है वो उसे कहा जाता है। अब पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, which of the following non-metal is used to make antiseptic? So here the right answer is what? That is iodine. अब iodine का यूज क्यों किया, क्योंकि सल्फर का यूज कहाँ पे किया जाता है, that is vulcanization of rubber में इसका यूज जो है वो देखने को मिलता है।
वल्केनाइजेशन ऑफ रबर क्या होती है आपके पास, आपको पता है जो रबर है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, सॉफ्ट होती है। उस सॉफ्टनेस को खत्म करने के लिए और उसे हार्ड बनाने के लिए उसमें क्या है, सल्फर को ऐड किया जाता है और उससे किस चीज की फॉर्मेशन होती है, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर जो है उसे कहा जाता है। और इसका यूज जो है वो फिर ऑटोमोबाइल टायर्स बनाने में किया जाता है। ब्रोमीन फिर से वही आ गया कि ये क्या है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक इन नेचर है, तो एज अ एंटीसेप्टिक तो हम इसे यूज नहीं कर सकते हैं। क्लोरीन का यूज जो है वो किसके किया जाता है, फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर जो है वो इसका यूज आपके पास देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट है आपके पास आयोडीन। तो आयोडीन का यूज जो है वो हम एंटीसेप्टिक की फॉर्म में करते हैं। कैसे, आपने कभी कभी देखा होगा जब आपको चोट लग जाती है तो वहां पे बीटाडीन लगाई जाती है। वो बीटाडीन जो है वो किस चीज का मिक्सचर है, दैट इज वो आयोडीन का है। और उसे हम क्या कहते हैं, आयोडीन इन अल्कोहल जो है वो उसे कहा जाता है। आयोडीन इन अल्कोहल का मतलब क्या है कि आयोडीन जो है वो आपका एज अ सॉल्यूट एग्जिस्ट करता है और जो आपका अल्कोहल है वो एज अ सॉल्वेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है। सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लेस अमाउंट में। और सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, जो आपके पास कैसे प्रेजेंट होता है, लार्ज अमाउंट में आपके पास प्रेजेंट होता है। क्लियर, जैसे मैं अगर बोलूं कि चीनी और पानी का सॉल्यूशन है, तो जो चीनी है वो क्या कम अमाउंट में है तो उसे क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। पानी जो ज्यादा अमाउंट में है उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। ऐसे आयोडीन जिसे बीटाडीन कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, आयोडीन इन अल्कोहल। और केमिस्ट्री में उसका नाम क्या है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन जो है वो इसे कहा जाता है। तो पेपर में कभी कभी क्वेश्चन है ये भी पूछ लेते हैं दैट व्हाट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। तो क्या याद रखना है, आयोडीन इन अल्कोहल इज नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। और यहाँ पे पूछ लेते हैं कि किस चीज का मिक्सचर है, आयोडीन इन अल्कोहल। तो वो आगे ये पूछ सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूट और कौन सा सॉल्वेंट है। सो क्लियर है, कौन सी ऐसी धातु है जिसका यूज जो है वो एज ए एंटीसेप्टिक किया जाता है। सो दैट इज व्हाट आयोडीन का यूज जो है वो देखने को मिलता है। क्योंकि आयोडीन क्या है, एक नॉन मेटल है, बट फिर भी ये मेटल्स की तरह क्या है, आपको चमकता हुआ दिखाई देता है क्योंकि आयोडीन का जो कलर है वो कैसा होता है, पर्पल कलर जो है वो आपको इसका देखने को मिलता है, दैट इज वॉयलेट। और ये क्या है, बहुत अच्छा एक सब्लाइम मटेरियल भी इसे हम कहते हैं, क्योंकि ये बहुत वॉलेटाइल इन नेचर है, एकदम से जो है वो क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ नैप्थलीन। नैप्थलीन आप सभी ने देखा होगा, कैसा स्ट्रक्चर होता है नैप्थलीन का, ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो आपको नैप्थलीन का देखने को मिलता है। क्लियर है। नेक्स्ट, नैप्थलीन जो है ये भी क्या है, बहुत अच्छी सब्लिमेशन प्रॉपर्टी को शो करती है। सब्लिमेशन क्या होता है आपका, जब भी कोई सॉलिड डायरेक्ट चेंज हो जाता है किसमें, गैसियस फॉर्म में, विदाउट गोइंग टू द लिक्विड स्टेट, जिसमें लिक्विड स्टेट आते ही नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल घरों में फिनाइल की गोलियों का यूज सब करते हैं, तो जब आप फिनाइल की गोली को कहीं रखते हो वो सॉलिड फॉर्म में होती है, ठोस होती है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ऐसे तो है नहीं कि वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, वो गैसियस प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है और साथ में वो साथ के साथ ही क्या हो जाती है, सब्लाइम हो जाती है। सो वी कैन से दैट कि नैप्थलीन आपका क्या है, सब्लिमेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। नाउ बैक टू द क्वेश्चन की क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नैप्थलीन का प्रमुख स्रोत कौन सा है, मतलब इसमें से नैप्थलीन जो है वो कहां से फॉर्म होती है, तो टाइटेनियम तो होगा नहीं। क्लियर। चारकोल, कैम्फर या फिर कोलता। कैम्फर भी आपका क्या है, बहुत अच्छा सब्लाइम मटेरियल है। कैम्फर क्या होता है, जैसे आप कपूर कहते हो, तो ये भी क्या है, बहुत जल्दी उड़ जाता है, तो ये भी नहीं हो सकता। सो हियर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज कोल तार की जब एक्सट्रैक्शन करवाई जाती है तो वहां से नैप्थलीन की फॉर्मेशन जो है वो आपके पास देखने को मिलती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच पार्टिकल इज द मोस्ट इसेंशियल कंपोनेंट टू कंटिन्यू द चेन रिएक्शंस ड्यूरिंग द यूरेनियम फिजन। तो जब भी आपकी न्यूक्लियर फिजन वाली रिएक्शंस होती हैं तो वहां पे इनमें से किसका यूज जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अब देखो जितनी भी हमारी रेडियो एक्टिविटी है वहां पे अल्फा बीटा गामा रेज जो है वो हमें देखने को मिलती हैं, और सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सी होती है, गामा रेज होती हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे न्यूट्रॉन के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो न्यूट्रॉन है उसके ऊपर ना तो कोई चार्ज होता है ना तो कोई मास होता है, और उनको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा टफ होता है। इसलिए जो भी आपके अभी तक बॉम्ब्स बने हैं उनमें क्या यूज किया जाता है, न्यूट्रॉन के पार्टिकल्स का यूज किया जाता है, और इनका जो रिजल्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग तक रहता है। जैसे कि हिरोशिमा नागासाकी में जब बॉम्ब फेंका गया था तो उसका रिजल्ट जो है वो हमें अभी तक देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि वहां पे न्यूट्रॉन जो है वो मेनली प्रेजेंट होता है। सो वो कहता है कि न्यूक्लियर फिजन में किस चीज का यूज जो है वो देखने को मिलता है, न्यूट्रॉन्स का यूज जो है वो आपको देखने को वहां पे मिलता है।
इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ये क्या है, E-1, -1 इसके ऊपर चार्ज होता है। प्रोटॉन आपके पास क्या होता है, हाइड्रोजन के पार्टिकल को क्या कहा जाता है, प्रोटॉन कहा जाता है। पॉजिट्रॉन जो है हैविंग द पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द लाइम वाटर। पहले भी ये क्वेश्चन किया, लाइम वाटर क्या होता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस इसमें से क्या पास करवाया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो किस चीज की फॉर्मेशन जो है वो आपके पास यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, दैट इज मार्बल की फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। और ये रिएक्शन क्या है आपकी, रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो इसे कहा जाता है। क्लियर है ये बात। और कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, क्विक लाइम जो है वो इसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कॉपर सल्फेट आपका क्या होता है, कॉपर सल्फेट जो है अगर ये 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ प्रेजेंट है तो इसे जो है वो ब्लू विट्रॉल, नीला गंधक जो है वो कहा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट मैंने आपको बता ही दिया। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ डिफरेंट थिंग। और बेकिंग सोडा क्या है आपका, क्या फॉर्मूला होता है इसका, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो इसे कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट इज Which is a lustrous non-metal। अभी मैंने ये क्वेश्चन बताया भी था आपको कि कौन सी ऐसी धातु है जो मेटल्स की तरह चमकती है। सो डायरेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, कि आयोडीन एक धातु होने के बाद भी धातु की तरह जो है वो चमकती हुई दिखाई देती है। पर्पल कलर दैट इज वॉयलेट कलर में जो है ये प्रेजेंट होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट्स अ ब्लू कलर टू ग्लास। आजकल क्या है, ग्लासेस आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस कंपाउंड की वजह से ग्लासेस में नीला रंग जो है वो देखने को मिलता है। सो हियर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन ए, कोबाल्ट ऑक्साइड्स की वजह से जो है वो नीला रंग आपको दिखाई देता है। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप कि आपको क्वेश्चंस जो है वो समझ में आ गए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एंड अगर आपको चीजें अच्छी लगी, आपको चीज समझ में आ गई हैं, तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर देना ताकि और लोग भी इसे देख सके और उनका नॉलेज भी इंक्रीज हो सके। थैंक यू सो मच।